हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं वो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने दुनिया भर के बड़े बड़े शिखरों को फतह किया है और फिलहाल जब गोरखपुर में आज आए हैं तो एक और चोटी को फतह करके आए हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह का इन्वायरमेंट रहा, क्या कठिनाइयाँ आई और क्या नए नए चैलेंजेस आए। तो नीतीश जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। ये बताइए कि आप अफ्रीका में तंजानिया गए थे और मेरू पर्वत की चढ़ाई करके आए। सबसे पहला और सबसे सवाल जो लोग जानना चाहते हैं कि आप कब गए थे, और पहले उससे ब्रीफ कर लें, फिर आगे की जो चीज़ें हैं वो हम लोग बात करें। मैं अभी मेरू, जो कि अफ्रीका की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है, उसे फतह करने गया था। और कितना हाइट होगा उसका? इसकी हाइट है 14,686 और इसे मैंने 29 दिसंबर, जो कि पिछले वर्ष, मैंने 6:20 पे फतह किया है। और 26 तारीख को मैं इंडिया से निकला था। और ये पर्वत थोड़ा सा टेक्निकल था, लास्ट फेज टेक्निकल था, और इसे सबसे खास बात ये है कि मैंने 42 घंटे में इसे फतह किया है। मतलब 42 घंटे में। तो यहाँ का जो इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडिया के जो पहाड़ हैं उससे और वहाँ के क्लाइमेट में तो चेंजेस आते ही होंगे। तो एक इंडियन के तौर पर तो आपके लिए और ज़्यादा चैलेंज रहता होगा ना, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट कुछ और है, यहाँ का एनवायरनमेंट कुछ और है, यहाँ के मे भी तौर तरीके भी हो सकता है डिफरेंट हो। तो क्या डिफरेंट देखते हैं वहाँ और यहाँ में, क्या चैलेंजेस आपको देखने को जैसे हर पर्वत पे अलग अलग डिफरेंट जोन्स में डिवाइडेड होता है। हर पर्वत का अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। अगर मैं मेरू की बात करूँ तो मेरू पे अलग अलग डिफरेंट जोन्स के क्लाइमेट है। जैसे कि पहले फॉरेस्ट पड़ता है, फिर उसके बाद स्टोन्स पड़ते हैं, फिर उसके बाद खड़ी चढ़ाइयाँ पड़ती हैं, फिर उसके बाद आप टॉप तक समिट तक जाते हैं। तो इंडिया में क्लाइंबिंग कहीं पे एक नॉर्मल है और कहीं पे सीधी टेक्निकल है, कहीं पे खड़ी है। तो हर पहाड़ का अगर आप कहें कि कभी भी सेम नहीं हो सकता। हर पहाड़ का एक अलग ही एटमॉस्फेरिक, जोग्राफिकल, तो सब सेम नहीं होता है, अलग अलग। क्या क्या तैयारियाँ करनी पड़ती हैं और कितने दिनों से आप इसकी तैयारी कर रहे थे इस पहाड़ पर चढ़ाई? किसी भी एक पर्वत को अगर फतह करना है, पहले तो आप एक माउंटेनियरिंग के लिए आपको कोर्सेज करने पड़ते हैं और आप एक प्रोफेशनल माउंटेनियर बनते हैं। फिर उसके बाद अगर किसी पर्वत को आप फतह करते हैं तो करीब करीब 20 से 1 महीना आपको देना पड़ता है। आपका पूरा शेड्यूल, आपका पूरा क्लाइंबिंग के लिए आपकी फिटनेस, सारी चीज़ें आपको उस हिसाब से मैनेज आउट करनी पड़ती है। तो ये पहाड़, इस पहाड़ पर चढ़ाई के लिए आपने क्या क्या तैयारियां की थी और वीज़ा का क्या प्रोसेस रहा, और ये सब चीज़ें अगर आप दर्शकों को बताएं तो थोड़ा सा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हर जगह मुझे लगता है हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, लेकिन ये जो ऑफ रिकॉर्ड की चीज़ें होती हैं कि एक वीज़ा के लिए भी एक स्ट्रगल होता है, बाकी लोगों के लिए हो सकता है, आपके लिए चूँकि आपके वीज़ा यूरोप के भी लगते रहे तो मे बी आपके लिए आसान हो। तो क्या पूरा प्रोसेस होता है, कैसे क्या होता है? जैसे ये है कि अगर आप वीज़ा की बात करें तो तंजानिया का वीज़ा ऑन अराइवल है। अच्छा। बट कभी कभी वहाँ पे भी जाने में और इंडिया के डिप्लोमेट्स जो एयरपोर्ट पे हैं, थोड़ी दिक्कत परेशानी होती है। हम लोग वीज़ा की बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे वीज़ा ऑन अराइवल है, लेकिन उसके अलावा भी जैसे मुझे लगता है कि जब कोविड ख़त्म हुआ उसके बाद पहला आपका इंटरनेशनल माउंटेन का अनुभव हाँ, तो जैसे क्या क्या बदल गया है? बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। और कोविड में थोड़ी कुछ कंट्रीज़ में रिस्ट्रिक्शंस हैं। और जैसे वीज़ा की अगर बात करें तो मैंने प्री अप्लाई भी किया हुआ था। और बहुत सारे पहले से मैंने मतलब क्वेश्चंस जो थे वो मैंने पुट ऑन, उनका सारा का सारा फीडबैक मैंने ले लिया था कि क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस नहीं है। क्योंकि आप किसी जब दूसरी कंट्री में ट्रेवल करते हैं तो अगर आपने सारी प्रिपरेशन कर ली, फ्लाइट टिकट कर ली, सब कुछ बुक कर लिया, तो फिर अगर आपको वीज़ा के लिए रोक दिया गया तो वो दिक्कत हो जाती है। आपका सारा जो है वो प्लानिंग फेल हो जाती है। तो मैंने वीज़ा ऑन अराइवल तो था, बट मैंने यहाँ से पहले से ही वीज़ा अप्लाई कर दिया था, वीज़ा ले लिया था। क्योंकि रिस्क क्यों लेना लास्ट टाइम पे। तो वीज़ा का एक नॉर्मल प्रोसेस है, इट टेक्स अराउंड 10 से 15 दिन का टाइम लेता है। कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी कभी 10 से 15 दिन का टाइम लेता है। तो इसके अलावा भी आप कई इंटरनेशनल माउंटेन्स को फतह कर चुके हैं, तो कहीं का रहा हो कि वीज़ा सबसे टफ रहा होगा? हाँ, तो अभी जैसे हाल ही में मैं ऑस्ट्रेलिया का जो हाईएस्ट पीक है उसको क्लाइंब करने आया था। तो उसके लिए थोड़ा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने सिंगल विंडो वीज़ा मना कर दिया था, तो वो वीज़ा नहीं लगा मेरा समहाउ। तो इसलिए एक्सपीडिशन को भी कैंसिल करना पड़ा और थोड़ा सा भी दिक्कत था। तो कैसे हुआ फिर वो अभी नहीं हो पाया। अभी नहीं पाया। हाँ, तो रशिया का यूरोप का वीज़ा लगना था, उसमें भी थोड़ी दिक्कत आई। तो कि तंजानिया वीज़ा ऑन अराइवल है तो उसमें दिक्कत नहीं है। और ये यूरोप वाले में थोड़ा सा दिक्कत इसलिए भी हुआ क्योंकि अराउंड एक महीने लग गए मुझे वीज़ा लेने में।
तो क्या गवर्नमेंट कुछ हेल्प करती है कि आप माउंटेनिंग करने जा रहे हैं तो उसमें कुछ, या कोई एसोसिएशन हो जो इस तरह से मदद करता हो? हाँ, एम्बेसीज वगैरह में जैसे जो आपकी फाइल प्रिपेयर होती है, आप किस लिए जा रहे हैं, सारी चीज़ जब आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं तो उसमें आपको एक वेटेज मिल जाता है, एक पहली प्रायोरिटी पे आपको रखते हैं कि आपको वीज़ा को मिल जाए। क्योंकि आई एम नॉट गोइंग फॉर लाइक कि घूमने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं क्लाइंबिंग के लिए जा रहा हूँ जहाँ देश को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे जल्दी मिल जाती है चीज़। आपको जल्दी मिल जाती है। अब अगला प्लान क्या है, और कुछ जो बताना चाहें अभी? अगला प्लान मेरा यही है कि मैं विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसे फतेह 2023 में करूँगा। और मुझे लगता है पिछले साल कुछ टेक्निकल इश्यूज, पिछले साल थोड़ा फंड्स का इशू हो गया था, क्योंकि एक एवरेस्ट को फतेह करने के लिए अराउंड 30 से 40 लाख रुपए का बजट चाहिए होता है, जिसमें हर एक पार्ट में डिवाइडेड होता है। लाइक नेपाल गवर्नमेंट 10 लाख का परमिट लेने का देती है, आपको 45 to 60 डेज सर्वाइव करना है, खाने से लेके रहने से लेके एक्सपीडिशन कॉस्ट सारा मिला जुला के 30 लाख से 40 लाख बजट आता है, जो कि एक नॉर्मल फैमिली के लिए और मेरे लिए भी अफोर्ड करना मुश्किल था। इसलिए मैंने लास्ट ईयर प्लान को ड्रॉप आउट किया था। इस वक्त भी प्लान है, जेब में नहीं है, बट यही है कि दिल में हौसला और उम्मीदें हैं तो ज़रूर फतेह होगा। उम्मीद है 2022 से 2023 बेहतर होगा और आपका जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने का सपना है वो पूरा होगा। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे और इस तरह की स्टोरीज़ पर बात करते रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद।